होने वाले आपके क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, कितने होते हैं आप लोग बताइएगा। सीधे आंसर पर चलते हैं। इसका आपका आता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। घड़ी में प्रयोग होने वाले जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है, SiO2 का। यद्यपि प्राकृतिक रूप से इनमें से कुछ आपका रॉक क्रिस्टल या राइट स्टोन्स के रूप में पाए जाते हैं, परंतु वस्तुतः जिनका आपका है वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज आपका जो है क्रिस्टल का प्रयोग जो है रेडियो और टेलीविजन में भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, आप लोग तेजी से करवाएंगे। मूल आपका जो है उनमें से कौन मूल आपका भौतिक राशि है? भौतिक राशि कौन कौन से हैं? जो भी आपका बोझ से बना होता है, जनरली आपका जो बोझ है, जैसे बल हो गया, बेग हो गया, आवेग हो गया, संवेग हो गया, ये सारे क्या है? भौतिक राशियाँ हैं। इसमें भौतिक राशियाँ कितने हैं इसमें देख लेते हैं। भौतिक राशियाँ किसको कहते हैं? यानी वेक्टर क्वांटिटी जिसको कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें दिशा हो और मापन हो यानी कि मैग्नीट्यूड हो, और साथ ही साथ त्रिभुज के तृतीय नियम को फॉलो करता है, ट्रिंगल आपका थर्ड लॉ को फॉलो करता है त्रिभुज के, तो आपको इसको वेक्टर कहते हैं। तो आपको वेक्टर किसमें? इसमें बल है, ठीक है। जैसे आपके एग्जांपल में लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ, ये सारे क्या है? भौतिक राशियां हैं। मूल आपका जो है राशियों के आपका मात्रक एक दूसरे से आपका पूर्णतः स्वतंत्र होता है। इनमें से किसी एक को अन्य मात्रक से बदला अथवा उसे संबंधित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आपका ये सारे मूल मात्रक है। मूल भौतिक मात्रक आपका बल है। वेग मूल मात्रक नहीं है, विद्युत धारा भी नहीं और कार भी नहीं है, ठीक है। ये बनाया है। ओम मीटर किसका आपका मात्रक है? ओम मीटर आपको बताइएगा किसका मात्रक है? आपका ये है विद्युत प्रतिरोधकता यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी जिसको कहेंगे इंग्लिश में। किसी एक पदार्थ का विद्युत आपका प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रभाव उनका विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ जो है आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी एसआई जो है इकाई जो है ओम मीटर होती है। यानी विद्युत बराबर आर बराबर हम लोग पढ़े रो इज इक्वल टू बताइएगा L/A। यहाँ से रो निकाल देंगे, यानी जिसको विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। रेजिस्टिविटी इसमें कहेंगे रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? रो इज इक्वल टू जिसको कहते हैं R/A डिवाइडेड बाई L, R/L इसके इस तरह से निकाल लेंगे। इसका मात्रक क्या होगा? रेजिस्टेंस का आपको पता है, इसका ओम मात्रक है, इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर। इसका अगर मात्रक निकालेंगे ओम मीटर आ जाएगा, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष की इकाई है, दूरी के रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका एक प्रकाश वर्ष 9 इंटू 4.6 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। हर्ज किसकी इकाई है? ये आपका आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में कहते हैं। आवृत्ति जिसका मात्रक है हर्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। इसे संकेत जो होता है कैपिटल H और स्मॉल Z से करते हैं, यानी HZ। एक मनुष्य जो है, सामान्य मनुष्य जो हम लोग कितना सुनते हैं? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को हम आसानी से सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम वाले को अपसर्व कहते हैं, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा वाले को 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाले को प्रासर्व ध्वनि कहते हैं। और इन ध्वनियों को कौन सुन पाता है? तो कुत्ते, बिल्ली, ये सारे जो है जो जानवर सुन पाते हैं। इवन छोटे बच्चे जो है, आपका टोडलर है, अभी जो बच्चा जन्म लिया है, इन सारे ध्वनियों को सुन सकता है। आवृत्ति को मापा जाता है क्या? हर्ट्ज में मापा जाता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? आपका वाट है, वाट लगा देंगे तेरी, इस तरह से याद किए होंगे आप लोग, मैंने बताया मल्टीपल टाइम। विद्युत शक्ति P बराबर इक्वल टू V इंटू आई। V क्या है? वोल्ट है। I क्या है? आपका एम्पियर है यानी करंट है। यानी W डिवाइडेड बाई G/T इक्वल टू आपको W/T किए गए कार्य बटे समय यानी जूल पर सेकंड होता है, या फिर इसको वाट कह देंगे। दृश्य आपका स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या होता है? जो हम लोग देख पाते हैं उसका कितनी होते हैं? उसका होता है 3900 से लेकर के एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। दिस स्पेक्ट्रम जो प्रकाश के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यदि व्यक्ति उम्र और जो है अगर व्यक्ति की उम्र हो गई, आंखों की क्षमता, प्रकाश की रोशनी स्रोत की दूरी, तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर आपका जो है इसकी सीमा जो है 320 नैनोमीटर से लेकर के 860 नैनोमीटर, यानी एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम बराबर में इसका मान जो है 3200 एंगस्ट्रम से लेकर के 8600 एंगस्ट्रम के में होता है, तब मानी जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष जो एजेंसी नासा में इसकी सीमा जो है 380 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक बताया है। NCERT जो है इस पुस्तक में आपको 400 से लेकर के
700 नैनोमीटर लिखी गई है। परीक्षा जो है प्रश्न के विकल्पों के अनुसार इस परास के जो है निकटतम आपको पाया जाता है, इसमें आपका निकटतम पाया जाता है। नैनोमीटर में एंगस्ट्रम में डिफरेंस सिर्फ इतना है, एक एंगस्ट्रम बराबर अभी मैंने बताया आपको 10⁻⁻ क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। नैनो बराबर तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। इसका समकक्ष होगा, यानी 1 जीरो यहाँ से हटा दीजिए, 1 जीरो यहाँ से हटा दीजिए, नैनोमीटर में आपका आ जाएगा। अभी मैंने बताया 400 से लेकर के 700 के बीच में एनसीईआरटी मानता है। नेक्स्ट है सौर किरण। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में पाया जाता है, अभी मैंने बताया 400 से 700, 400 से 700। नेक्स्ट है आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, आर्द्रता आपका हाइग्रोमीटर, जी वाला आपका हाइग्रोमीटर। आर्द्रता यानी हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल की आपके सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए यूज करता है। एक हाइड्रोमीटर भी होता है, हाइड्रोमीटर पानी से संबंधित है, हाइग्रोमीटर आपका आर्द्रता से संबंधित है, जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिए, कान खोल के सुनिए। हाइड्रोमीटर जो है द्रवों एवं जल के तुलनात्मक घनत्व को मापते हैं। नेक्स्ट है दाब की इकाई क्या है, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर कहाँ है, यहाँ पर डी है। नेक्स्ट है किसी तल के, ये रिवीजन पर्पज से हम आपको बता रहे हैं, तेजी से बताएंगे, 3-4 बार कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं, आपको प्रतीक को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर प्ले लिस्ट जैसे क्लिक करेंगे आपको सारे चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगे, सारे प्राप्त हो जाएंगे। देख सकते हैं घटना चक्र मैंने आपको 18 लेक्चर में पूरा कंप्लीट करा दिया है, वहाँ से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। किसी तल के इकाई पर आपका क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, यानी प्रेशर कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, यहाँ पर वर्ग होता है, ये होगा आंसर, ठीक है, ये आंसर होगा। और इसका पास्कल भी कहते हैं, पास्कल, ठीक है। दाब सेम चीज़ है आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसमें कहीं भी नहीं, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, नहीं यहाँ न्यूटन है ही नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। या तो इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड पावर -2। इसको अगर डायमेंशन की बात करें ml पावर -1 t-2, यानी ये आपका किलोग्राम है, यानी कि ये मास है, ये आपका लेंथ है, ये आपका टाइम है, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि, अदिश राशि जो बताई मैंने आपके बो से छोड़ करके, बो वाले छोड़ करके, बल, वेग, त्वरण, ये वाले जो है छोड़ करके बाकी आपका आएंगे दाब, या आपका प्रेशर जो है अदिश राशि है। इसमें सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होता है प्रेशर आपका। और त्रिभुज के आपका जो है तृतीय नियम को फॉलो नहीं करता है। आप जब ये 11th का एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें सारी चीज़ें अच्छे से व्याख्या किया गया है। वे राशियाँ जिनको आपको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होता है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। देखिए मैंने बताया आपको दिशा और परिणाम दोनों की जरूरत होती है। उदाहरण के रूप में बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, इतना सारी चीज़ें हैं सदिश राशियाँ। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम यानी कि मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, दिशा नहीं जरूरत पड़ती है, उन्हें अदिश राशि कहती हैं। आपका जैसे उदाहरण में आपका आयतन हो गया, दाब हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया। कई बार एग्जाम्पल जो घुमा करके आप रेलवे के एग्जामिनेशन पेपर देखेंगे या फिर ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर जेई का, उसमें कुछ खोज करके, जैसे विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत विभव हो गया, या ज्योतिष तीव्रता हो गया, इस सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस वेक्टर में आता, क्या है वेक्टर क्वांटिटी उसकी, वेक्टर या स्केलर है। चलिए नेक्स्ट है अदिश, सदिश राशि नहीं, यानी अदिश पूछ रहा है इसमें, अदिश कौन सा है, अदिश कौन सा है आपका, तो गति अदिश है, बाकी ये सारे संवेग हैं, यानी ये सब बला, घूर्णन भी, टॉर्क भी आपका सदिश राशि ही है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि धरती पर घूमने की गति आपका घूर्णन बढ़ा दी जाती है, घूर्णन बढ़ा देती है, तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, तो वो घट जाता है। अगर उसको ज़्यादा घुमाएंगे तो घट जाएगा। जैसे किसी चक्र आपका परिक्रमण करने पर आपका निकाय पर आपको भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, कार्य करता है। यह आपका बल जो है विद्युत आपका गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है। किसके विरुद्ध करता है, तो गुरुत्वाकर्षण आपका एक गुरुत्वाकर्षण बल है, एक आपका कैपिटल जी होता है, जिसको आपको याद बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्या होता है कैपिटल जी, इसका मात्रक क्या होता है। अगर नहीं आता है मैं आपको बता दूंगा। इससे जिससे आपका भूमध्य रेखा पर आपको व्यक्ति के भार में कमी आ जाती है, कमी दर्ज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आपका राशि किस राशि का मात्रक नहीं है। ओके, किसी मतलब इसका मात्रक है ही नहीं, इसका तो मात्रक न्यूटन है, इसका पास्कल है, इसका आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और इसकी विकृति यानी जिसको कहते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस आपका स्ट्रेस है, आपके सर पर स्ट्रेस है, टेंशन है, प्रेशर है, क्या इसका कोई मात्रक है, कोई मात्रक नहीं है। विकृति की कोई भी मात्रक नहीं है। आई होप कि कुछ समझ पाए होंगे। विकृति की कोई मात्रक नहीं है। किसी वस्तु की बीमा या आयाम में परिवर्तन यानी उस वस्तु की मूल बीमाओं के अनुपात को विकृति कहते हैं। यानी जो आपका परिमाण है, यानी किसी वस्तु की बीमा यानी डायमेंशन में आया परिवर्तन, उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात। मान लीजिए आपके अभी डायमेंशन है 5 फुट के आप हैं, और आपको कोई मार पीट करके तोड़ करके 5 फुट 4 इंच का बना दिया, और डिवाइडेड बाई करेंगे तो क्या निकलेगा,
समथिंग आपका जो निकल के आएगा ये आपका डायमेंशन कहलाता है, विकृति कहलाता है। कोई चेंजेस हो गया इसमें, कोई भी आपका जो है, अगर मान लीजिए आप 5 फुट के ऊपर भी 5 फुट के थे, नीचे भी 5 फुट के थे, तो फुट आपका कैंसिल हो गया, फुट कैंसिल हो गया। अगर वजन मान लीजिए आपको 50 केजी के था, मान लीजिए आपके एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, 50 केजी आपका वजन है, 50 केजी आपका वजन है, और आपको कोई पीट करके कूट करके आपको 60 केजी की जगह 50 केजी कर दिया, केजी कट गया, बच गया कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड बचा, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है। विकृति एक बीमारहीन राशि है, बीमा है ही नहीं, हीन राशि है, जिसे आपका कैरेक्टर लेस इंसान होता है, कई होता है कि नहीं होता है, कई लोग होते हैं, इसका कोई मात्रक भी नहीं है, कोई बीमा भी नहीं है इसका। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर आई होप कि थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा, और प्रैक्टिस आपका बहुत फास्ट चलेगा, रीजन वाइज है, 3 से 4 बार आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। आगे कंटिन्यू करते हैं 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस तरीके से आपका 1 वोल्ट व्यक्त किया जाता है, किस में व्यक्त किया जाता है, 1 जूल प्रति कूलम में, 1 जूल पर कूलम में, 1 जूल कर दीजिए, 1 जूल पर कूलम में करते हैं। 1 वोल्ट को 1 कूलम विद्युत आवेश के प्रति कूलम आपका प्रति जूल की आपका जो है ऊर्जा खपत के रूप में परिभाषित किया जाता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है, इसका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, एक वस्तु का भार जो है पृथ्वी के सतह पर आपके मापने पर 100 न्यूटन प्राप्त होता है, ठीक है, अच्छी बात है। चंद्रमा पर यही भार अगर मापेंगे तो क्या होगा, चंद्रमा यानी 100/6 कर देंगे, 100/6 कर देंगे, कितना आ जाएगा, लगभग 16.66 आ जाएगा, 16.6666 लगातार आते रहेगा, तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए इसको नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट है आपका सही कथन देखना है। सही कथन क्या है आपका, लाल प्रकाश का जो है तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। तरंग दैर्घ्य विब की ओर आपने पढ़ा होगा, प्रकाश आपका विब की ओर, BIG विब की ओर, GRO आपका इस तरह से सातों रंग, बैंगनी सबसे ज़्यादा आपका होता है, देख सकते हैं। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है बैंगनी के से ज़्यादा होता है, आपका तरंग दैर्घ्य इसका ज़्यादा होता है, लेकिन आपका बीबर अगर बात करें इसका तरंग दैर्घ्य यहाँ की मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है इसका, और सबसे कम आपका बैंगनी का होता है, वायलेट का जो होता है। बैंगनी का आपका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है बैंगनी का, और आवृत्ति जो होता है सबसे अधिक। इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी आपका बैंगनी का सबसे ज़्यादा होता है, और रेड का सबसे कम होता है। इसकी फ्रिक्वेंसी यानी विसरण जो होता है सबसे कम होता है, और फ्रिक्वेंसी कम होने के कारण जो होता है, जिसे हम रेलवे ट्रैक पर जाएंगे तो रेड लाइट का यूज करते हैं, ताकि दूर से भी इसका विसरण नहीं हो पाता, ज़्यादातर इसका बिछाव नहीं होता, जिसके कहते हैं विक्षेपण या डिस्पर्सन इंग्लिश में कहेंगे, तो इसको डिस्पर्सन नहीं होने के कारण ये दूर से दिखाई दे देता है। उसके बाद बगल में ही आपका रहता है ये आपका ऑरेंज, यानी कि ऑरेंज कलर का हम उसके बाद क्या करते हैं, एक डब्बे में, काला डब्बे पर लिख करके ऑरेंज में लिख देते हैं, ये डब्बा खतरों के लिए यूज होता है, या फिर कुछ एक मेडिसिन के लिए यूज होता है ऑरेंज के लिए, ये सारे रेंज है इसलिए लिखते हैं। इसका जो है इससे कम होता है, इसके बाद इससे कम, इससे आपका सबसे कम आपका बैंगनी का यूज होता है। चलिए आई होप कि समझ पाए होंगे, थोड़ा सा इसको रिपीट कर देते हैं। बैंगनी रंग का आपका जो तरंग दैर्घ्य सब कम होता है, तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा यानी कि वेवलेंथ जिसको कहते हैं, ये कम होता है। आवृत्ति उसका उल्टा होता है, ठीक, आवृत्ति जिसको न्यू से डेट करते हैं, ये आवृत्ति आपका ज़्यादा होता है, ठीक उल्टा आपका लाल का होगा, यानी कि रेड कलर का, ले इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसका वेवलेंथ जो होता है ज़्यादा होता है, और यानी कि तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, और आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी जो होता है कम होती है। फ्रिक्वेंसी कम होने के कारण ये विसरण नहीं हो पाता है, इसका विक्षेप नहीं होता है, जिसके कारण ये सारे कनेक्ट कर पाते होंगे। चलिए आई होप कि सभी लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, यस नो में भी जितने लोग अभी कनेक्टेड है एक बार सभी लोग यस कीजिएगा, 17 18 20 लोग जितने भी अभी कनेक्टेड हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करके अपना अपना रेस्पॉन्स शेयर कीजिएगा। इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, जितने भी एग्जामिनेशन में आप जा रहे हैं सभी जगह आपको हेल्पफुल रहेगा, सभी जगह। चलिए, जब दिन में पानी पर आपको साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का क्या कारण है, आपका घटना है व्यतिकरण का, आपका होता है व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण आपका होता है जब दिन में, क्योंकि आपका सूरज की रोशनी के कारण जो है तो साबुन की जो फिल्म आपको दिखाई देती है तो ये सुंदर रंग आपको दिखाई देता है व्यतिकरण के कारण। दिन में जो पानी पर आपको साबुन की फिल्म जो है आपका पतली से, बच्चों में आप लोगों ने खेला भी होगा और शायद प्रैक्टिस किए होंगे आप लोगों ने। व्यतिकरण क्या है, इंटरफेरेंस इसको कहते हैं इंग्लिश में, हाँ आपका इंटरफेरेंस, लाइट ऑफ इंटरफेरेंस के कारण आपने अनेक रंगों की और सुंदर दिखाई देती है, उसमें अनेक रंगों के साबुन का है बुलबुला आप लोगों ने के देखा होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एक परमाणु के केंद्र का आपका धनावेशित हिस्सा कहलाता है, धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस। एक परमाणु केंद्र का आपका धनावेशित हिस्सा जो है आपका नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक जो है परमाणु का केंद्र का होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं, और न्यूक्लियस इसको कहलाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे आपका ये आपका
इलेक्ट्रॉन बाहर में होता है, बाहर में होता है। ये आपका है नाभिक का ये केंद्र है। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका प्रोटॉन और प्रोटॉन, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर आपका न्यूट्रॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन। और बाहर में आपका इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में आपका चक्कर लगाते रहता है। ये आपका जो क्या कहलाता है, आपका न्यूक्लियॉन्स कहलाता है। प्रोटॉन जो होता है आपका धनात्मक होता है, धनात्मक आपका मूल कण होता है, और न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है, इसमें कोई कण चार्ज होता ही नहीं। आपको प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला चार्ज होता है, इसमें जीरो आवेश कुछ भी नहीं होता है, जिस कारण से आपका नाभिक जो है, न्यूक्लियस जो होता है धनावेशित हो जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.66 या 1.672 × 10⁻27 kg का होता है। इसकी खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन की खोज आपका ई गोल्डस्टीन ने किया था, और आपका न्यूट्रॉन की खोज आपका जेम्स चैडविक ने किया था, 1932 में किया था। ठीक है, 1932 में, यहाँ मेंशन नहीं, बट आपको बता देते हैं। नेक्स्ट, एक ठोस के सीधे गैस में, ये जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री निकला है ये आपको बहुत रिसेंटली, मतलब ये 100-200 साल में ये सारी चीज़ निकल के आई, 100-200 साल। बायोलॉजी लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी में निकला है। आप लोग की जीवन काल ही कितनी है, बहुत कम, हम लोग की जीवन काल बहुत कम है। और बस आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ और चीज़ें बताना चाह रहे थे लेकिन अब बाद में बताएंगे। एक ठोस के सीधे से गैस में आपको परिवर्तन क्या कहलाता है, ठोस से सीधे अगर गैस बनेगा, जैसे आप कपूर को जलाते हैं तो क्या कहलाता है, उसको करते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन इंग्लिश में कहेंगे, इसको कहेंगे सब्लिमेशन। वह सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन वो प्रक्रम है, यानी वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा ठोस जो है द्रव्य में आपका परिवर्तित हुए बिना, यानी द्रव्य में हुआ ही नहीं, लिक्विड में हुआ ही नहीं, सीधे गैस में चला जाता है। जैसे कपूर को जलाते हैं, गैसीय अवस्था में सीधे आपका जो अगर उल्टा होता है आ जाता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग बताइएगा। वह ताप बिंदु जिस पर आपका ठोस और द्रव गैसीय अवस्था एक साथ रह सकता है, यानी तीनों दोस्त राम जो आपका है, जैसे आपका एग्जांपल अमर अकबर एंथोनी, तीनों जो है आपका एक अवस्था में पाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको त्रिक पॉइंट कहते हैं। ट्रिक पॉइंट यानी ट्रिपल पॉइंट जिसको कहते हैं, वो यानी ठोस द्रव गैस यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस जो आपका तीनों पाया जाता है, उसको त्रिक पॉइंट कहते हैं। वो ताप जिस बिंदु पर आपका ठोस द्रव गैस आपका एक साथ रहती है, उसको त्रिक पॉइंट यानी ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं 611.657 पास्कल जो है आंशिक वायु दाब का पर 273.15 यानी 16 कहीं कहीं लिखा रहता है, ये केल्विन पाए जाते हैं। और इसमें जो है आपका 0.01 आपका डिग्री सेल्सियस होता है, वह जल का त्रिक बिंदु है जिस पर आपका द्रव, ठोस और गैस एक साथ पाए जाते हैं। कॉस्मिक किरणें किसको कहते हैं, एक धनावेशित कण है। कॉस्मिक किरणें जो है धनावेशित, कॉस्मिक किरणें आपको विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उस उच्च ऊर्जा के आवेशित कण है जो कि अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति में गमन करता है। 2G स्पेक्ट्रम में G क्या जनरेशन है, G जनरेशन कहाँ है, G जनरेशन है, जिसे अभी क्या चल रहा है, 5G चल रहा है, फिर आ जाएगा कुछ समय के बाद 6G। 2G जो है आपका, चलिए हटाइए। रडार का आविष्कारक कौन है, तो रॉबर्ट वाटसन है, रॉबर्ट वाटसन, सेन वाटसन नहीं, रॉबर्ट वाटसन। रो से रडार, रोड से रॉबर्ट, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखने को बता रहा हूँ। रडार, रो से रॉबर्ट वाटसन तो है ही, सेन वाटसन। चलिए, स्टॉकिस का ये रहने वाला था, भौतिक यानी कि फिजिसिस्ट था। रॉबर्ट वाटसन जो आपका जो है, सेन वाटसन ही बार याद आ रहा है, जो है 1935 में पहला बार आपका प्रायोगिक रडार यानी कि रडार जिसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग व्यवस्था का आपका विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों में पूर्व सोवियत संघ यानी जो पहले USSR जिसको कहते थे, जो अब कट करके 15 देशों में डिवाइडेड, जैसे इंडिया को 3 बार डिवाइडेड किया गया है। इंडिया जो है 3 से 4-5 बार आपका डिवाइडेड, इंडिया से मेहमान बड़ा आपका, इंडिया से आपका पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, कई बार चला गया। बिहार को भी कई बार आपका जो है डिवाइडेड किया गया, बिहार बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था 1912 में, उसको डिवाइडेड किया गया 1912 में, फिर आपका बिहार बना, बिहार से 1936 में उड़ीसा बना, 1936 के बाद आपका फिर झारखंड बना, 3 बार इसको चला गया। इसी तरह से वही सबसे ज़्यादा किसी को डिवाइडेड किया गया, अंग्रेजों ने किसी को डिवाइडेड किया है। जहाँ जहाँ अंग्रेज गया है उसने फूट डालो राजनीति का आपका जो है परिचय दिया है। उसके पास पता था कि हम शरीर से लड़ नहीं पाएंगे, मेरे पास उतना है नहीं, लेकिन दिमाग का खूब यूज किया उसने। जहाँ भी जहाँ जहाँ गया है उस पूरे देश को तोड़ के रख दिया।
देख सकते हैं वियतनाम का नाम ले लीजिए या फिर आपका रसिया का नाम ले लीजिए, इंडिया का नाम ले लीजिए, जहाँ गया वो सभी जगह तो रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है इस व्यवस्था में आपका जो है वायु हमलों में पूर्व सचेत करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि पहले से इंडिकेशन के लिए इसका रडार का उपयोग करते थे। रडार ये जो है रेडिंग के लिए। नेक्स्ट है गॉड पार्टिकल को उसको कहते हैं, आपका हिग्स बोसोन को कहते हैं गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल यानी कि हिग्स बोसोन जो है एक मूलकण है जिसकी आपका प्रथम परिकल्पना जो है जो है कब किया गया था, 1964 में की गई थी। इसका प्रायोगिक सत्यापन जो किया गया था 14 मार्च 2013 को किया गया था, यानी रिसेंटली किया गया, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 11 साल पुराना है। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा जो है अक्सर इस कणों को ईश्वरीय कण यानी कि गॉड पार्टिकल के उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसोन कण की खोज जो है हिग्स और बोसोन के द्वारा किया गया था। इनकी खोज जो है करने वाले वैज्ञानिक की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स थे और एक बेल्जियम के डब्ल्यू थे, यानी हिग्स बोसोन नाम इसी कर पड़ा है। एंगर्ट को वर्ष 2013 के लिए भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी को पुरस्कृत किया जा चुका है। चलिए कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग के समझ आ गया, 32 नंबर। बताइएगा कितना क्वेश्चन करवाएं आप लोग कमेंट बॉक्स बताइएगा। अगर आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा तो अपने हिसाब से मैं आपको कंप्लीट करा दूँगा। देख सकते हैं आपका फिजिक्स का कितने क्वेश्चन है और सारे इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बीपीएससी में पूछा गया और रिसेंटली अभी तक ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपके हैं। अरुण पांडे आपका 94 में हो जाएगा, EWS में 94 में हो जाएगा। चलिए PRT में फिजिकल ओके, PH में आपका 56 में हो जाएगा इसके राय। चलिए ये आपका केमिस्ट्री का भी देखिए ऑलरेडी मैंने करवा रखा है, ये सारे आपका जो है यहाँ पर मार्क किया गया है। तो फिजिक्स के टोटल क्वेश्चन कितने थे? फिजिक्स के टोटल क्वेश्चन आपका देखने का ये मल आशा ही था 162, 163, 164, 65 क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। फिर केमिस्ट्री का हम आपको लगवाएंगे, तो केमिस्ट्री का भी देखिए आप लोग का 22, 23, 25 क्वेश्चन इधर रिसेंटली आप लोग को कंप्लीट किया गया। चलिए आई थिंक आप लोग को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा हुआ। अब थ्योरी पोर्शन अब थोड़ा कर लें। थ्योरी पोर्शन आपका करते हैं आगे कंटिन्यू। थ्योरी पोर्शन आपका कौन सा? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बायोलॉजी का थ्योरी पोर्शन हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आराम से इसको स्लो बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। और ये अभी तक मैंने आपका जो आपका इससे पहले 4 से पहले तक कंप्लीट करवाया था, 4 से पहले तक कंप्लीट करवाया। कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग BPSC TRE 4 के लिए मैंने बता दिया आपका TRE किस तरह से आपको करना है। बार बार प्रैक्टिस कीजिए एज मच एज पॉसिबल है, जितना आपको हो सकता है, आपके पास जितना समय मिलता है, जो भी कार्य कर रहे हैं, घर का, फैमिली का, प्राइवेट जॉब, स्कूल, टीचिंग, जो भी कर रहे हैं आप, उसके अलावा आप कम से कम 4 से 5 घंटा भी निकालना शुरू कर दीजिए। 4 से 5 घंटा विदाउट मोबाइल, विदाउट जो आप क्लासेज ले रहे हैं कहीं से भी, सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। 4 घंटे किताबें के साथ। किताब एक ऐसा दोस्त है, जब इसके साथ आप करेंगे दोस्ती तो कभी आपको निराश नहीं करेगी, कभी आपको निराश नहीं करेगी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्षार के बारे में जानते हैं। क्षार आपका जो है ये 2 प्रकार के होते हैं आपका, एक तो मीडियन होते हैं, एक दूसरा फ्लोरीन होते हैं। और इसका थायमीन होता है, थायमीन। नेक्स्ट है यूरोसिल होता है एंड साइटोसिन होता है। एडेमीन होता है एंड क्लावीन होता है। DNA में कुल प्रकार के क्षार होते हैं, और जो है कुल 6 प्रकार के आपका, सॉरी इसमें 6 नहीं 4 प्रकार के होते हैं क्षार। आपका DNA में आपका जो है DNA में ऑलरेडी मैंने एक बार आपको बताया, फिर से आपको रिपीट करा रहा हूँ। थायमीन होता है, साइटोसिन होता है, एडेवीन होता है, ग्लाविन होता है। एंड RNA में जो होता है 4 प्रकार के दे सकते हैं, इसमें भी सिर्फ ये थायमीन कॉमन है, बाकी सेम चीज़ें। साइटोसिन इसमें भी पाया जाता है, देखिए इसमें भी है, एडेवीन भी है, इसमें भी एडेवीन है, और गवानिन भी, गवानिन भी होते हैं। तो बाकी 3 चीज़ें आपका कॉमन है, एक आपका यूरोसिल और एक थायमीन, दोनों अलग अलग है DNA और RNA में। एंजाइम के बारे में चर्चा करते हैं। एंजाइम जो होता है, प्रोटीन जो होता है सबसे अधिक आपका सोयाबीन से प्राप्त होता है, दाल से और पनीर से प्राप्त होता है। बॉडी को प्राप्त मिला, उसके बाद बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ, उसके बाद कोलाइडल आपका विलयन हुआ, फिर एंजाइम बनता है। इसके बाद आपका एंजाइम बनता है। ओके, PRT में हो जाएगा 74 में आपका, मेल में कुमार बेचैन। एंजाइम जो है प्रोटीन को कोलाइडल विलियन से होते हैं जो कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की तरह आपको भूमिका निभाता है। परिणाम स्वरूप आपके जैव रासायनिक क्रिया में परिवर्तित बनाते हैं। 74 में हो जाएगा आपका मिस्टर कुमार।
नोट में ये इंपॉर्टेंट बातें रखिए, याद रखिएगा। हमारे शरीर के भीतर मौजूद आपका एंजाइम ज़्यादातर आपका जैव रासायनिक क्रिया को बढ़ावा देने ही देते हैं। इन्हें एंजाइम एक्टिवेटर यानी एक्टिवेटर कहा जाता है। हमारे शरीर के भीतर जो है मौजूद जितने भी एंजाइम है, एंजाइम कैसे प्राप्त हुआ मैंने अभी बताया। प्रोटीन आपने लिया, बॉडी में गया, बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ, HCl से आपका प्राप्त हुआ, उसके बाद कोलाइडर विलयन बनाता है, उसके बाद एंजाइम आपको प्राप्त होता है, एंजाइम आपका प्राप्त होता है। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे शरीर के भीतर जो है मौजूद एंजाइम में ज़्यादातर जैव के आपका जो है रासायनिक क्रिया को बढ़ावा ही देता है, यानी केमिकल रिएक्शन को ही बढ़ावा देता है, और इन्हें जो है एंजाइम एक्टिवेटर के कहा जाता है। कुछ एंजाइम जैसे कि विष या फिर पॉइजन जिसको कहते हैं नकारात्मक होते हैं, जो कि एंजाइम इनहिबिटर करता है, एंजाइम इनहिबिटर कहा जाता है इसको। प्रमुख आपका एंजाइम उनके व्यवहार के बारे में जानता है। आपका जाइलेमेज एंजाइम, जाइलेमेज यह जो है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल को में बदल देता है, यह जो है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलता है और इसी से शराब बनती है। इन्वर्टर आपका इन्वर्टर एंजाइम जो होता है चीनी या सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदलता है। माल्टेज एंजाइम, माल्टोज आपका जो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टोज जो आपका माल्टेज एंजाइम जो है माल्टोज को आपको ग्लूकोज में ट्रांसफर कर देता है और ग्लूकोज में बदलता है। लैक्टोज एंजाइम जो होता है लैक्टोज का आपको ग्लूकोज प्लस लैक्टोज आपको बनाता है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। इसमें आपका माइलेज जो होता है मल्टोज आपका जो है मल्टोज एंजाइम जो होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आपको बनाता है, यानी दोनों में ग्लूकोज ही रहता है। इसमें आपका ग्लूकोज प्लस लैक्टोज बनाता है। नेक्स्ट है टैलिन एंजाइम, टैलिन जिसको लार से प्राप्त होता है, यह स्टार्च को सरल शर्करा में बदल देता है, सरल शर्करा में बदल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अरुण पांडे हो जाएगा 94 में, EWS में आपके पास है। नेक्स्ट है इमल्सिन एंजाइम, इमल्सिन आपका एंजाइम जो होता है सेलुलोज को ग्लूकोज में बनाता है, सेलुलोज जो घास फूस से प्राप्त होता है, सेलुलोज को आपका एंजाइम में ग्लूकोज में ट्रांसफर कर देता है। यूरेज एंजाइम, यूरेज आपका जो है यूरिया को कार्बोहाइड्रेट आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और प्लस अमोनिया यानी NH3 में बदल देता है। यूरेज आपका यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 में बदल देता है। पेप्सिन आपको 2 से 3 बार बोल रहा हूँ ताकि यहीं पर आपको याद हो जाए मैक्सिमम चीज़ें। पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। पेप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन को आपका पेप्टोन्स में बदलता है। नेक्स्ट है रेनिन एंजाइम, रेनिन जो बच्चों में ज़्यादा होता है दूध के प्रोटीन को केसिन में बदल देता है। दूध के प्रोटीन जो है केसिन का पाचन करता है, इसमें केसिन का पाचन करने का काम करता है। रेनिन जो है बच्चों में ज़्यादातर होता है, दूध के प्रोटीन को है केसिन का पाचन करता है। नेक्स्ट है लाइपेज एंजाइम, वसा को पचा करके वसीय में बदलता है। वसा को लाइपेज एंजाइम, लाइपेज वसा को पचा करके वसीय बनाता है, लाइपेज वसा। नेक्स्ट है एमाइलेज एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट का पाचन और सरल जो है शर्करा में बदलता है। एमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, पाचन और सरल शर्करा में बदलते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है और अमीनो अम्ल में बदलते हैं, प्रोटीन का पाचन और अमीनो अम्ल में बदलता है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस एंजाइम, न्यूक्लियस एंजाइम जो है न्यूक्लिक अम्लों को न्यूक्लियोसाइड्स में बदल देते हैं, न्यूक्लिक साइड में आपको बदल देते हैं। डियर BPSC ओके, हेलो EBC में आपका हो जाएगा, EBC में 68 में हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइसोजाइम एंजाइम, पसीने आंसू लार में पाए जाते हैं, यह सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है, सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। नेक्स्ट है लाइसोजाइम पसीने आंसू और लार में पाए जाते हैं, यह सूक्ष्म जीवों में को होता है। टॉपिक आपका ये खत्म हो गया अभी तक का। नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे पानी, जल, वाटर, ये बायोलॉजी का सारा हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आप लोग थ्योरी को क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं। पानी या जल जो है विलायक आपका यानी सॉल्वेंट के जो कि पाचन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे शरीर में लगभग 65 से लेकर के 67 से लेकर के 70% आपका पाए जाते हैं। यह एक अकार्बनिक आपका, इसमें कार्बन की मात्रा है, देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें कार्बन नहीं है तो कार्बन नहीं है, अकार्बनिक यौगिक है जो कि आपका शरीर में रस या जूस निर्माण करता है। एंजाइम का निर्माण यह तथा हार्मोन इत्यादि का आपका निर्माण संभव होता है इसमें पानी के साथ। यानी पानी यानी जल जो है सॉल्वेंट का यानी विलायक के रूप में जो कि पाचन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आप खाना सिर्फ खाते जाएं और पानी पिए ही नहीं तो क्या होगा,
तो आपको अकार्बनिक आपका जो है तत्व यानी H2O से नहीं होते हैं, होने के कारण आपका जो है शरीर में रस और जूस नहीं निर्माण होगा, जूस का निर्माण नहीं होगा, और एंजाइम का निर्माण भी नहीं होगा, हार्मोन भी इत्यादि नहीं बन पाएगा, ये संभव नहीं हो पाएगा। हमारे शरीर में 60 से 70% जल पाया जाता है, जिसमें आपको ज़्यादातर जो जल हमारे कोशिका में होती है, सेल में जिसको कहते हैं, बॉडी सेल में। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए इसमें आपको। नेक्स्ट है 68 आपका है ईबीसी में, मेल में हो जाएगा सर, नहीं कि हो जाएगा तो अब तैयारी करना छोड़ देते हैं सर। ओके, तैयारी कभी मत, मैं नहीं बोलूँगा, कल के डेट में आपको देखिए बीपीएससी इंटरनली अगर कुछ भी कर दे तो वो उसके मेरे ऊपर ने, चाहे आपका 99 आ जाए या 120 में 120 नंबर आए, तैयारी आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप उस योद्धा की तरह हैं, उस योद्धा की तरह हैं जिनको आपको जा कर के आपको उससे ज़्यादा काम करना है। अगर आपका पीडीएफ में नाम आ गया, तो उन बच्चों को पढ़ाना है जो कि ऑलरेडी बॉटम में, आप लोग समझ सकते हैं, बिहार के उन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं जो कि आने वाले भविष्य में बिहार को साथ ही साथ इंडिया को लीड करने का काम करेंगे। तो उस नींव पर काम करने जा रहे हैं जो सबसे नीचे है पूरे 28 स्टेट और टोटल 8 यूटी में, यानी यूनियन टेरिटरीज में, ये सबसे बॉटम में, सबसे नीचे तबके में आता है, सबसे कम वहाँ पर साक्षरता दर है। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहें, ऐसी भाषाओं का यूज ना करें। अनुज आपका 62 में हो जाएगा एससी कैटेगरी में। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बॉडी में, शरीर में हमारे जो है 55% जो है सेल में होता है, यानी सेल कोशिका में होती है, और 45% जो होता है अदर में आपको पाए जाते हैं, यानी जल की मात्रा जो है बॉडी में आपका जो है 45% अदर में पाई जाती है, अदर जगह आपका जो है पाई जाती है सेल में। पानी की कमी के कारण क्या होता है, अगर पानी के कारण ससुरा जानते हैं क्या मर गया था, अकबर जैसा, यानी कई जो है महारथी जो है मर गया था अकबर, ये कई लोग इसमें जो है 5% अगर आपके कमी हो गया शरीर में, 65 से 75% आपकी, मैंने बताया आपका ये जल की मात्रा आपके शरीर में होती है 60 से 70%। अगर 5% कम लगेगा तो आपका प्यास लगना शुरू हो गया, 10% आपका कम होगा तो आपका डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, ORS घोल लेना पड़ जाएगा। अगर 20% की कमी हो गई तो मनुष्य जो है आपका कोमा में चला जाएगा, आपका कोमा में चला जाएगा, कोमा में चला जाएगा, और थोड़ा बहुत और कमी होगा तो साला ससुराल चला भी जाएगा, मर भी जाएगा। शिशुओं में जो है आपका वयस्कों की तुलना में आपका जल की मात्रा ज़्यादा होती है। बच्चे जो होते हैं ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक तो दूध में उनको मिल जाता है सारा चीज़, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा पानी पियेंगे। जब टोडलर होते हैं 2 साल 4 साल 5 साल के बच्चे देखेंगे तो खाना ज़्यादा पानी पियेंगे। पानी में से हमें ऊर्जा, कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती है, उसकी वैल्यू 7 होती है, उदासीन होता है वो चीज़ें। नेक्स्ट है फाइबर और रेसे के बारे में जानते हैं। हालांकि शुद्ध जल प्राप्त नहीं होती है हम लोग को। नेक्स्ट है कुछ ना कुछ उसमें फाइबर, आयरन की मात्रा इसमें पाई जाती है। स्रोत के बारे में चलते हैं, फाइबर और रेसे के बारे में जानते हैं। मोटे अनाजों से प्राप्त होता है, फल सब्जियों के सेवन से भी हमें रेसे और फाइबर प्राप्त होता है। और ये इसका काम क्या है इसके बारे में जानते हैं, इसका मेन काम क्या है इसके बारे में जानते हैं। रेसे और जो है फाइबर जो है हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा बनते हैं, परंतु इनका पाचन नहीं होता है। ये हमारे आमाशय के आयतन को बढ़ा देता है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ा देता है। आमाशय कौन सा आमाशय समझ रहे हैं, वॉल्यूम, जिससे हमारा जो है पेट भरा भरा लगता है और हम अधिक भोजन करने से बच जाते हैं आमाशय में। ठीक है, रेसे जो है फाइबर, यानी कि ये हमारे पेट को स्वस्थ रखते हैं, और इनकी ही मौजूदगी में लाभदायक बैक्टीरिया जो ईस्ट आदि बनते हैं, लाभदायक बैक्टीरिया और ईस्ट बनते रहता है। नेक्स्ट है आपका बायोटिक और प्री बायोटिक के बारे में चर्चा करेंगे। फाइबर के बारे में एक चीज़ और बता देते हैं, अगर फाइबर की कमी आप लोग के हो जाएगा तो आपका यानी अपचय हो जाएगा। हाँ, आपका जो कुपो अथी का क्या कहते हैं उसको, आपके जो है शरीर में आपके मलमूत्र के जो है त्याग करने में आपको दिक्कतें होगी। सिंपल भाषा में कहें, कब्ज की आपका जो समस्या देखने को मिलेगा। फाइबर के लिए आप जो है हरे सब्जियां या फिर इस तरह के जो फल हैं, मोटे अनाज या फल सब्जियां, खीरे, ये सारे का सेवन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रोबायोटिक यानी प्रीबायोटिक के बारे में चलते हैं। प्रोबायोटिक जो है तो ये ऐसे पदार्थ, खाद्य पदार्थ होते हैं जो अच्छे, लाभदायक और जीवित बैक्टीरिया या ईस्ट के बने होते हैं। प्रोबायोटिक जो होता है प्राकृतिक रूप में हमारे शरीर के अंदर रहते ही, और ज़्यादा हमारे आगे जो है, ज़्यादातर जो है हमारी आंते में और एवं मुख में होते हैं। ये ज़्यादातर हमारे आंते और मुख में होते हैं। त्वचा के ऊपर, फेफड़े में, मूत्र नलिका, प्रजनन नलिका में भी पाए जाते हैं। चलिए फिर से बताते हैं। प्रोबायोटिक याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें बायोलॉजी के टर्म में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा, बट समझिए।
ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो अच्छे लाभदायक जीवित बैक्टीरिया या यीस्ट के बने होते हैं। प्रोबायोटिक प्राकृतिक रूप में हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं और ज़्यादातर हमारी आंतें एवं मुख में होते हैं। त्वचा के ऊपर, फेफड़ों में, मूत्र नलिका, इन प्रजनन नलिका में भी पाए जाते हैं। कार्य इसका क्या होता है? शारीरिक पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के लिए, शारीरिक जो हम कहते हैं उसका पाचन क्रिया में बेहतर बनाने का काम करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास करता है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम जिसको कहते हैं, इम्यूनिटी आपका मजबूत करता है, जिससे आप कुछ भी खाते हैं और खटाक से आप चिकन मटन दबा के खाएं और वो डाइजेस्ट हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि सॉरी, जब भी कोई भी इंसान जो है अपने स्तर के अनुसार वो खाना पीना खाता है और जितना भी खाता है उसको पचाने की कोशिश करता है। अगर आप मान लीजिए आपकी कैपेसिटी 5 रोटी का है, 5 चपाती का, और आपने 10 खाया और वो वोमिटिंग हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। त्वचा को स्वस्थ रखता है, आप हल्के फुल्के दिखते हैं और आपके चेहरे चमकदार दिखता है। जनन आपका क्षमता जो है बेहतर होता है, यानी प्रोडक्शन सिस्टम जो है आपका ज़्यादा अच्छा होता है। बार बार आपका सर्दी और जुकाम नहीं होता है। इम्यूनिटी सिस्टम आपका अच्छा होने के कारण आपको बार बार सर्दी जुकाम की समस्या नहीं होती है। आंतों की सूजन भी ठीक रहता है, आंतों में सूजन या कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। चलिए आगे कंटिन्यू करें। यस नो में भी यस। चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रोबायोटिक जो है प्राकृतिक जो है, प्रोबायोटिक के प्राकृतिक स्रोत कहाँ से ये मिलता है? तो दही खाने से मिलेगा, योगर्ट, कैफीर एंड टेम्पा यानी केला पका आपका जो है, इडली। प्रोबायोटिक आपका डार्क चॉकलेट, घरों का अचार जो होता है, घर का अचार लिखा हुआ है, याद रखिएगा, घर का अचार नहीं, यानी कि बाहर वाले अचार। कच्चा पनीर, छाछ, मट्ठा जिसको कहते हैं, सेव का सिरका और हरी मटर, कस्टर्ड, सेव, मीसो, आपका जो इन सारी चीज़ों से आपका ये प्राकृतिक स्रोत आपके हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। प्री बायोटिक के बारे में जानेंगे। ऐसे खाद्य पदार्थ जो फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से युक्त होते हैं बायोटिक होते हैं। प्रीबायोटिक जो है प्राय हमारे आंतों में लाभदायक बैक्टीरिया बढ़ाते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी मटर, आपका हरा चना, जौ, गेहूँ, इसका चोकर जो है, जौ और गेहूँ का चोकर जो होता है प्रीबायोटिक के अच्छे स्रोत होते हैं। चोकर कई लोग जो होते हैं गाँव देहात वाले लोग को पता होगा, जो देहात से होंगे। जो शहर वाले होंगे उनको शायद आइडिया भी नहीं होगा। वो लगातार पैक या तो आशीर्वाद का आटा खाते हैं या फिर कहीं ना कोई पैक्ड फूड खाते हैं, तो उनको क्या पता चलेगा। चलिए दूध और मिल्क के बारे में जानते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। दूध एक पायस यानी इमल्सन्स का उदाहरण है। इमल्सन क्या है? जिसको कहते हैं पायस का, जिसमें विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। दूध में लगभग 85% पानी होते हैं। जैसे कि बच्चे के लिए, अभी जो टोटलर बच्चा पैदा हुआ 2 महीने 4 महीने के लिए, उसमें देखेंगे दूध की मात्रा होने के कारण वो हर घंटे जब भी वो श्रवण करेगा यानी दूध का सेवन करेगा तो उसी समय वो टॉयलेट कर देगा या जो भी चीज़ें हैं, पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। 85% पानी होता है। इसके अलावा जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उसमें पाया जाता है। विटामिन ए, डी, सी, ई भी पाया जाता है। एक क्वेश्चन आपका बीपीएससी यूपीएससी में भी पूछा गया था, आपका कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाई जाती, तो आपका जो है बताइएगा, आप लोग बताइएगा। मैं आपको थोड़े समय में बताता हूँ। देखता हूँ कितने लोग एक्टिवली सुन रहे हैं, कितने लोग एक्टिवली सुन रहे हैं, कितने लोग एक्टिवली सुन रहे हैं, बताइएगा आप लोग। प्रियंका कुमारी आपका 72 में AWS में हो जाएगा, साइंस में। चलिए आप लोग बताइएगा कौन से दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट है दूध आपका तो कितना का है, 102 से लेकर के 115 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर तक जाता है आपका दूध का कितना आपका। और इसमें 3 प्रकार के आपका प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें आपका केसिन और एल्यूमिनियम प्रमुख होते हैं। केसिन और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। आई होप कि सभी लोग आंसर दे पाए होंगे। इसमें विटामिन सी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, बाकी सभी विटामिन पाए जाते हैं। बी कॉम्प्लेक्स भी होता है और ए, डी, ई पाए जाते हैं, के भी नहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता है। विटामिन सी जो होता है आपका अम्ला, जैसे नींबू, इसके सोर्स होते हैं, और इसको इसमें मिला देंगे दूध में तो ये आपका टूटे फट जाएगा, यानी कि पनीर बन जाएगा, दही बन जाएगा। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। कैरोटीन के कारण आपका दूध जो है अथवा घी पीला हो जाता है। दूध या घी जो है पीला किसके कारण होता है? कई बार क्वेश्चन आता है दूध आपका पीलापन लग रहा है किसके कारण? तो कैरोटीन के कारण। कैरोटीन पीला, याद रखिएगा। दूध में आपका विटामिन सी या लोहा नहीं पाया जाता है।
मैंने अभी बताया, ये क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठ रहे हैं तो वेल एंड गुड है, इसको नोट करते चले जाइएगा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता, और लोहा नहीं पाया जाता है, फाइबर नहीं पाया जाता है। कई लोग जो है बच्चे या फिर बड़े लोग हैं दूध का सेवन करते हैं तो उनमें आपको विटामिन सी और लोहे की कमी आपको देखने को मिलता है। डायस्टील के कारण आपको शुद्ध देसी घी में सुगंध आती है। किसके कारण? डायस्टील के कारण। दूध आपको जब दूध से आपका जब घी बनता है, मक्खन बनाने के बाद आपको जो घी बनाते हैं तो क्या है, उसका सुगंध किसके कारण आता है? डायस्टील के कारण आपको उसमें आता है। नेक्स्ट है मुर्राज भैंस जो होता है, सबसे ज़्यादा मुर्राज जो है सबसे अधिक दूध देती है। एंड हॉस्टेल प्रीजियन गाय जो होता है, हॉस्टेल प्रीजियन आपका जो है इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर गाय में आपका हॉस्टेल प्री जो होता है, और भैंस में अगर आपको मुर्रा भैंस जो है सबसे अधिक जब पाई जाती है। ये हरियाणा इस साइड ये मुर्रा भैंस ज़्यादा पाई जाती है। एक एक जो है भैंस आपका 60 से 70 लीटर आपका दूध दे देती है, इतनी ज़्यादा। और ये जो भैंस है 10 20 25 हज़ार में नहीं मिलेगा, बल्कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का एक भैंस का इसका कीमत होता है। और इसका सेवन भी, इसको अच्छे से रखना भी पड़ता है, ये नहीं कि आपके। चलिए नेक्स्ट है सरोज कुमार राम। आप मेल या फीमेल एक बार बताइएगा। 52 आप पूछ रहे हैं इस कैटेगरी के लिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कोशिका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोशिका और कोशिका का सिद्धांत, और इसका जाने स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? यस नो में भी यस स्टार्ट करते हैं। सेल और साइटोलॉजी इसको कहते हैं इंग्लिश में। टॉपिक है आपका जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेल यानी कोशिका के बारे में समान जानकारी प्राप्त करेंगे। सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, सेल थ्योरी का सिद्धांत यानी कोशिका का सिद्धांत। सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिका की संरचना के बारे में जानेंगे। सेल आपका ऑर्गेन के बारे में यानी कोशिकांग के बारे में चर्चा करेंगे। सेल टाइप्स है यानी कोशिका के प्रकार हम पढ़ेंगे, यानी और सेल डिवीजन, कोशिका के डिवीजन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। यस स्टार्ट करते हैं। कोशिका के बारे में आपको सामान्य जानकारी जो है, कोशिका समस्त आपका जो है जीवधारियों की सूक्ष्मतम इकाई है। कोशिका यानी जिसको सेल कहते हैं, आपका जो आपके शरीर में भी सेल यानी कोशिका पाई जाती है। ये समस्त जीवधारियों, जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीव है, अजीब की नहीं बात कर रहे हैं, जो निर्जीव है उसके बारे में, जो जीवित है उसमें यानी पेड़ पौधे आपका जानवर सभी लोग इसमें आ जाते हैं, हम भी इसमें आ जाते हैं। जीवधारियों की सूक्ष्मतम इकाई को आपका कोशिका कहते हैं। कोशिका सिद्धांत जो आता है मैथियस स्लाइडन एंड स्वान ने आपका जो है, मैथियस पूरा नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, स्लाइडन एंड स्वान के नाम से जानते हैं आप। एनसीईआरटी या फिर कोई बुक पढ़ेंगे या लूसेंट में ये सारी चीज़ मेंशन किया गया। तो आपका स्लाइडन एंड स्वान ने इसका सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत। इसको सेल थ्योरी किसने दिया था? तो स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत में कुल 3 बिंदु बताए जाते हैं। कौन कौन सा बिंदु, इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रत्येक सजीव जो है, सजीव यानी कि लिविंग थिंग, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है कोशिका है, जो है सभी चीज़ें हैं। प्रत्येक सजीव जो है आपका किससे बना होता है? इसका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? सेल होता है यानी कोशिका होता है। वो जीवधारी जिसके पास केवल एक कोशिका है उसे एकल कोशिका कहेंगे, यूनिसेलुलर इसको कहते हैं। जबकि एक से अधिक वाले जो है अधिक कोशिका वाले जीवधारी को उसको बहुकोशिका कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रत्येक कोशिका में आपका जैव रासायनिक क्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप अब हमारा जीवन चलता है। अर्थात जब तक हम जैव रासायनिक क्रिया यानी बायोकेमिकल सेल है, जीवन तभी तक संभव है। यानी हमारे पास में सेल जब तक है, यानी जब तक जैसे बैटरी में सेल होता है ना, सेल यानी बैटरी में जब भी कोई टॉर्च लाइट या कुछ यूज करते हैं उसमें सेल है, तो उसी तरह से हमारे अगर शरीर में सेल है यानी कोशिका है, प्रत्येक कोशिका में जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहती है, केमिकल रिएक्शन इसमें होते रहता है। जैव आपका यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जीवन चलता है। अगर हम जीवित हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। हम सांस लेने में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते हैं क्या? छोड़ते हैं केमिकल रिएक्शन यानी होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? आपको पता होगा। जब तक आपके जैव केमिकल रिएक्शन अगर है तो जीवन तभी तक संभव है। जिस दिन आपका ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकला तो उस दिन आपका राम नाम सत्य हो गया है, यानी आप समाप्त हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है रुडोल्फ आपका बिचोप जो है ने कोशिका सिद्धांत को पूरा किया, और चौथा पॉइंट इसमें दिया था। लास्ट में एक बार क्वेश्चन आता है कि आपका कोशिका सिद्धांत को किसने पूरा किया था, तो इसका नाम है आपका रुडोल्फ बिचोप। रुडोल्फ बिचोप, इस तरह से याद रखिएगा। तो चौथा पॉइंट क्या दिया? प्रत्येक आपका पूर्ववर्ती कोशिका जो है विभाजित होती है और नई कोशिका को जन्म देती है। जैसे कि हम लोग क्या है,
हम लोग भी एक प्रजनन तंत्र है, हम अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, कुत्ते अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, बिल्ली अपने जैसे, तो अपने जैसे बच्चों को जन्म देने के आपका डार्विन का भी सिद्धांत है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सजीव जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं अपने जैसे फोटोकॉपी निकालते रहें। ये प्रत्येक कोशिका के प्रत्येक जीव की यही अवधारणा होती है, मानसिक मेन चीज़ें कॉमन पाई जाती है। हर एक इंसान, हर एक जीव, हर एक एनिमल, हर एक प्लांट ये चाहता है कि मेरे जैसा यहाँ पर निकले, यहाँ पर प्रोडक्शन हो ज़्यादा ज़्यादा। लेकिन इसी कारण से वो डार्विन का जो सिद्धांत है, अब ज़्यादा जो है पॉल्यूशन होने के कारण इंडिया जो ऑलरेडी टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है पूरे इंडिया, चाइना को पिछाड़ करके। और पहले चाइना जो है 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाया था, लेकिन चाइना के जो है ज़्यादातर जो जनताएं जो है 60 से 70% जनता बूढ़े होने लगे, फिर उसको 1 चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म कर दिया। अब जितने भी लोग शिक्षित लोग हैं, एक बच्चे हम दो, हमारे 2 होते हैं, ये 2 बच्चे पर जाकर के रुक जाते हैं, सरकार को आकर के बोलना पड़ा। कई लोग तो एक जो आज से 10 20 30 50 साल पहले पुराने देखेंगे तो जो 1970-80 के, तो 10 बच्चे 12 बच्चे आम बात हुआ करती थी। जश्नों में भी अगर आप अपने बाबा मामा चाचा को देखेंगे, ऊपर वाले 3-4 जनरेशन को देखेंगे तो पता चलेगा आपके बाबा कितने थे तो 5, मामा कितने थे तो 6, इस तरह से काउंट हुआ करते थे, 6 7 8। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी में लगभग कॉमन हुआ करती थी। उसमें उतनी ज़मीन हुआ करती थी, इतनी एरिया हुआ करती थी, इतनी खाद्य चीज़ें होती थी, नेचुरल चीज़ें हुआ करती थी, प्राकृतिक चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें हुआ करते मतलब संभव था। अब समय के साथ चेंजेज होते जा रही है। अब लोग यहाँ तक इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं रह गई, लोग एक में जाकर के फुल स्टॉप लगा रहे हैं, 2 में कई लोग स्टॉप लगा रहे हैं, कई लोग 3 में स्टॉप लगा रहे हैं। अभी एक ऐसी भी भ्रांतियाँ हैं जिसके घर में स्त्रियां हैं, खासकर बच्चा हैं, बालिका हैं, तो जब तक आपका कोई बॉयज नहीं आता है, बॉय लड़का नहीं आता तब तक फुल स्टॉप लगता नहीं है। एनी हाउ दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट पैतृक आपका जो समाज है ये इन चीज़ों को नहीं मानेगी। अदर चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। प्रत्येक आपका जो पूर्ववर्ती जो है कोशिका जो है विभाजित होती है और नई कोशिकाओं को जन्म देती है, जैसे कि आपको मदर सेल है, ये आपका दे सकते हैं मदर सेल, इस तरह से कोशिका आपका ये डॉटर सेल, इस तरह से पुत्री कोशिका आपका बनता है XX और वाई आपके 1830 से 1850 के बीच में कोशिका सिद्धांत दिया गया था, इसी के बीच में दिया गया था। कोशिका की खोज, सेल थ्योरी डिस्कवरी किया गया था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। रॉबर्ट हुक कोशिका देख सकते हैं, कोशिका किसी ने हुक से इसको पकड़ा है, इस तरह से याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। रॉबर्ट हुक ने इसका प्रतिपादित किया था, इसका सेल थ्योरी दिया था, सेल डिस्कवर किया था, कोशिका की खोज किया था। कोशिका के बारे में 1665 में, कब 1665 में बताया था। और अपनी पुस्तक जो है माइक्रोग्राफिया में, आपका माइक्रोग्राफिया में कोशिका का जिक्र किया था। कोक जो है, कोक के वृक्ष के छाल यानी कि ढाल जिसको कहते हैं या छाल कहें, या कॉर्क के आपको टुकड़े को स्वनिर्मित सूक्ष्म दर्शी से देखा और छोटे छोटे ब्लॉक मिले जिन्हें आपका सेलुला यानी सेलू कहते हैं, सेलुला इसको कहते हैं, सेलुला आपका कहा गया, सेलुला यानी सेल कहा गया। रॉबर्ट ह्यूक यानी इसको कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान का इसका पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। साइटोलॉजी का आपका जनक किसको कहते हैं, रॉबर्ट ह्यूक को। रॉबर्ट ह्यूक ने जिस कोशिका के बारे में बताया हुआ मृतक यानी पादप कोशिका थी। इसने बता के तो गया 1665 में, बट ये सारी जो है कोशिका किसके बारे में थी, तो मृत कोशिका के बारे में बताया था, और पादप कोशिका यानी प्लांट कोशिका के बारे में बताया था, एनिमल कोशिका के बारे में नहीं बताया था। एंटो एंड वन उसके बाद आया था दूसरे बार, यानी कि 1674 ईस्वी में दूसरा आया, कहता है अरे ये रॉबर्ट हुक ने तो काम तो किया लेकिन पूरा काम नहीं किया। इसने क्या किया, एंटोन वन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, ल्यूवेनहॉक ने 1674 में तालाब के जल से जीवित कोशिका प्राप्त किया। तो लिविंग जो है सेल है, लिविंग सेल किसने किया था, लिविंग सेल याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लिविंग सेल, नहीं तो हमें इंग्लिश में नहीं बताता। देखिए क्या है, एल से लिविंग, एल से ल्यूवेनहॉक, एल से लिविंग, एल से ल्यूवेनहॉक, एल से लिविंग, एल से ल्यूवेनहॉक, याद हो गया। यानी जीवित कोशिका के बारे में किसने बताया, तो ल्यूवेनहॉक ने बताया। याद हो गया होगा आपके सोते सोते, आपको जब आपका सपना रात के 3 बजे आएगा ना तो भी आपको याद रहेगा, एल से लिविंग, एल से ल्यूवेनहॉक, यानी जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था 1674 में। कभी चलिए नेक्स्ट है, कोशिका से संबंधित आपके प्रमुख बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। आपका शरीर की कोशिका जो है, न्यूरॉन आपका जो होता है सबसे लंबी आपकी कोशिका होती है, यानी शरीर में आपका सबसे लंबी कौन होती है, तो न्यूरॉन आपकी सबसे लंबी कोशिका होती है। स्पर्म जो होता है, स्पर्म जो सबसे छोटी कोशिका होती है, न्यूरॉन सबसे बड़ा और स्पर्म आपका सबसे छोटा। चलिए स्पर्म
नेक्स्ट है आरबीसी, रेड ब्लड सेल आपको फीमेल में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है आरबीसी। एक अंडाणु जिसको कहते हैं मनुष्य या एवं फीमेल में सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है, एक जिसको अंडाणु महिलाओं को जो एक बनता है, यानी कि हर साल मंथली में जो आपका होता है अंडाणु जो बनता है, एक जो बनता है, इसमें सबसे लंबी कोशिका आपका होता है। और इसका जो है एक का फॉर्मेशन जो होता है दो तरह से, इस तरह से आपका जो है एक का फॉर्मेशन इस तरह से जो आपका है हर आपका जो मंसूर का जो साइकिल होता है, एक एग इधर बनेगा तो एक एग इधर बनेगा, यानी सर्कुलेट होते रहता है। ये मान लीजिए अभी इस मंथ बना है तो अगले मंथ इस मंथ बनेगा, तो इस मंथ में आपका इसमें एक का फॉर्मेशन नहीं होता है। और जब यहाँ पर स्पर्म की जाता है, अगर इस साइड चला गया, मान लीजिए इस साइड आपका एग नहीं बना, तो इस साइड आपका जो है आपका प्रेगनेंसी की चांसेस कम होती है, और इस साइड अगर चला गया तो आपको प्रेगनेंसी की चांसेज होगी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। न्यूरॉन, यानी मेल में होता है ये, न्यूरॉन में सबसे बड़ी लंबी कोशिका पाई जाती है, सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है आपके न्यूरॉन में, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट है शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी आपका कोशिका का उदाहरण है ये पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी में अगर सबसे बड़ी अगर कोशिका कौन सी है तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, इसको 2 से 3 बार आप एक बार देखिएगा, अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट। चलिए आगे कंटिन्यू करें। यस, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, उसके बाद आपका माइक्रोप्लाज्मा, यानी जिसको गैल्जिकोआई जिसको कहते हैं गैलीसेप्टिक आपका सूक्ष्म जीव का सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण है पृथ्वी पर। अगर देखेंगे तो माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रो नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो, यानी 10⁻⁻⁶ याद रखेगा, यानी कि 10 लाख के आसपास, 1 का 10वां हिस्सा, 1 का 10 लाखवां हिस्सा, सॉरी। तो माइक्रोप्लाज्मा जो होता है आपका गैलीसेप्टिक आपका जो होता है सूक्ष्म जीव जिसको कहते हैं हिंदी में सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ा कोशिका अगर का एग्जाम्पल है शुतुरमुर्ग का अंडा। और न्यूरॉन जो होता है मेल का आपका सबसे बड़ी आपका लंबी कोशिका होती है। अगर महिलाओं की बात करें कि मनुष्य में महिलाओं में सबसे लंबी कोशिका आपको पाई जाती है एक अंडाणु जिसको कहते हैं आरबीसी जो होता है मनुष्य आपका फीमेल में सबसे छोटी कोशिका होती है। स्पर्म जो होता है ये सबसे छोटी कोशिका होती है मेल में, और आपका शरीर में कोशिका जो होता है न्यूरॉन में सबसे लंबी कोशिका होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, कोशिका के प्रकार के बारे में जानेंगे, कोशिका के प्रकार। चलिए यस नो में भी कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जंतु यानी कि एनिमल जिसको कहते हैं एनिमल सेल, याद रखिएगा। इसको कहते हैं प्लांट यानी पादप कोशिका, प्लांट सेल कहते हैं, इसको प्लांट सेल कहते हैं, प्लांट सेल। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं प्लांट सेल, पादप कोशिका, प्लांट सेल, और ये एनिमल कोशिका, उसको दोनों को पिक्चर के में डायग्राम में इस तरह से दिखाया गया देख सकते हैं। और इसमें क्या डिफरेंस है देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका जो है पहले एनिमल सेल को जानते हैं हम लोग, क्या है एनिमल है, ये आपका जो है सेल है, इस तरह से सेल है, बहुत छोटा सा चीज़ है, इसको बड़ा करके जूम करके हम बता रहे हैं। सोच रहे हैं आपके शरीर में छोटी छोटी चीज़ें आपको पाई हुई है, लेकिन आपको मतलब पड़ी हुई है, आपको नहीं पता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें देख सकते हैं एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि उसका केंद्रक है आपका, जो केंद्रक इसमें पाया जाता है जिसको सेंट्रोइड कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है या एम इसको डिनोट करते हैं, आपका सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका भित्ति पाई जाती है इसमें, कोशिका भित्ति, मैंने इसका डिफरेंस समझानेंगे मेन चीज़ें। और ये आपका रितिका कहते हैं, ये कोशिका द्रव जिसको कहते हैं आपका साइटोप्लास्ट है उसका को, यानी कि जीव द्रव जिसको कहते हैं या कोशिका द्रव जिसको कहें, सेम है इसमें, कोशिका द्रव इसमें भी पाए जाते हैं, इसमें भी पाए जाते हैं। इसमें प्लास्टिड जो है लवक जिसको कहते हैं, हरित लवक आपका प्लास्टिड इसमें पाई जाती है, क्योंकि आपका हरित लवक को कवर करने के लिए यूज होता है। जब हम कोई भी वृक्षों में जो कवर एक रूप में देखेंगे, वृक्षों में एक कवर रहता है, इसके ऊपर में एक कवर रहता है, लेयर होता है जिसे हमारे त्वचा होता है, बट इसमें ज़्यादा होती है, तो इसमें कवर के रूप में होता है। इसमें प्लास्टिड, हमारे में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, प्लास्टिड हमारे में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसमें हमारे कोशिका भित्ति पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है प्लास्टिड पाया जाता है। ये डिफरेंस पूछा जाता है। इसमें केंद्रक, इसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का और कोशिकांग भी इसमें भी पाया जाता है और हम में भी पाया जाता है। कोशिका आपका झिल्ली भी पाया जाता है, इसमें भी आपका कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। आपका सेल है, सेल भित्ति जिसको कहते हैं, इसका सेल भित्ति, सेल वॉल जिसको कहते हैं, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और रितिका वैक्यूल जिसको कहते हैं, वैक्यूल इसमें भी पाया जाता है, जिसमें वाटर होती है, पानी की मात्रा इसमें पाई जाती है, वैक्यूल इसमें भी हमारा पाई जाती है। चलिए इसके व्याख्या को जानते हैं, डिफरेंस। जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, इसमें हम डिफरेंस क्या क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। सच तक में आपका 65 में चांसेज है पीडब्ल्यूएस में। चलिए ये देख सकते हैं कोशिका भित्ति जो आपका इसमें आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका तीनों के बारे में जानेंगे। सेल आपका जो है कोशिका, ये आपका प्लांट के लिए हम जानेंगे, ये आपका एलिमेंट के लिए जानेंगे, एनिमल के लिए।
कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है, हाँ प्रथम परत में पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, मैंने अभी आपको दिखाया आपका, इसमें कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल जिसको कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली जिसको कहते हैं, कोशिका झिल्ली, हाँ द्वितीय इसके परत होता है, इसको दूसरा परत होता है, हाँ ये एकमात्र इसमें परत होता है। इसमें देख सकते हैं इसमें सेल कोशिका झिल्ली जो है एकमात्र, सेल मेम्ब्रेन जो है एकमात्र पाई जाती है। हम लोग के इसी को कहते हैं जिसको चमड़ी जिसको कहते हैं, चमड़ी के अंदर सॉरी एक मात्र इसको कवर होता है। जैसे आपका टेबलेट का कवर आपने देखा होगा, इस तरह का टेबलेट आप लोगों ने खाया होगा पीले वाइट कलर का, उसके अंदर वाइट सा जो पाउडर टाइप का जो आप दवाई खाते होंगे, कैसा लगता होगा आप लोग बताइएगा? बहुत अच्छा लगता होगा? नहीं लगता होगा, तो बीमार क्यों होते हैं? चलिए नेक्स्ट लवक आपका प्लास्टिड इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है, ये भोजन बनाने के रूप में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया हाँ कम हो इसमें होता है, लेकिन इसमें पाया जाता है, इसमें अधिक होता है, इसमें पाया जाता है। रितिका जिसको कहते हैं, रितिका इसमें बड़ा एक संख्या होता है, इसमें छोटी छोटी कई संख्याएं होती है। लाइसोसोम जिसको आत्महत्या के तेली कहते हैं, इसमें बहुत कम यानी रेयर्स पाया जाता है, इसमें होती है, सक्रिय एक्टिव होता है। भोजन संग्रहण होता है, इसमें स्टार्च और वसा के रूप में होता है, इसमें ग्लाइकोजन और वसा के रूप में होता है, वसा के रूप में। चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। कवक और मशरूम। कवक और मशरूम में जो होता है लवक यानी हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, परंतु कोशिका भित्ति होती है। यह पादप की श्रेणी में आता है, किसमें आता है? पादप के रूप में, प्लांट के रूप में। युगलिना जो है जंतु पादप के बीच में खड़ी होती है, पादप के बीच में कोशिका की संरचना के बारे में जानते हैं। आवरण जो है आपका, और इसमें आपका द्रव और केंद्रक के बारे में डिफरेंस जानते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आवरण, कोशिका भित्ति सेल वॉल होता है, इसमें आपका एंड सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। द्रव में आपका जैसे आपका कोशिकांग यानी साइटोप्लाज्म होता है, इसमें दोहरा झिल्ली होता है, इसमें एकल झिल्ली होता है, इसमें आपका बिना झिल्ली वाले। इसके हम इसमें टाइप पढ़ रहे हैं, अभी टाइप को हम बता देते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा अल्प विराम लेते हैं। आई होप कि सभी लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। यस नो में भी आप लोग एक बार बताइएगा कैसा आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप लोग अपना रिप्लाई कीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हैं आपका केंद्रक में आपको जो है जिसमें आपका क्रोमोसोम पाया जाता है, डीएनए और आरएनए पाया जाता है, इसके डिवाइडेड होता है। दोहरी झिल्ली में आपको जो है डबल जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको माइटोकॉन्ड्रिया और लवक पाए जाते हैं। एकल झिल्ली में आपको जो है अंतर आपका द्रवीय झिल्ली पाया जाता है, एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलर जिसको कहते हैं, गोल्जी कॉइल इसमें पाया जाता है, गोल्जी बॉडी जिसको कहते हैं, लाइसोसोम यानी लाइन काय पाया जाता है। चलिए बिना झिल्ली वाला जो है जिसमें राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम प्रोटीन जिससे बनता है, एंड सेंट्रोसोम इसमें तारक काई पाए जाते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कोशिका भित्ति इसका समान परिचय के बारे में जानेंगे। यह पादप कोशिका में ही पाया जाता है और प्रथम आवरण में पाया जाता है। ये पादप कोशिका में पाया जाता है, सेल में पाया जाता है और प्रथम आवरण में ही पाया जाता है। ये निर्जीव होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है आपका पादप कोशिका भित्ति जो होता है ये निर्जीव होता है। जिसे आपका क्या है आपका टेबलेट का ये जो है हिस्सा क्या होता है, ऊपर का जो है प्लास्टिक या कुछ का बना होता है, निर्जीव होता है। पूर्ण आपका जो है परागमन यानी कि आपका परमीबल होता है, अर्थात इससे सभी अणुओं का प्रभाव संभव होता है। रासायनिक संगठन, अलग अलग पादपों में अलग रासायन की कोशिका भित्ति होती है। बड़े आकार के पादप और जैसे आम, महुआ, नीम, धान, गेहूं के कोशिका भित्ति सेलुलोज के बने होते हैं। बड़े आकार के जो पादप होते हैं जैसे आम, महुआ, नीम, धान, गेहूं के कोशिका जो है सेलुलोज के बने होते हैं। शैवाल, इनका भित्ति भी सेलुलोज का बना होता है। काइटिन जो होता है कोशिका भित्ति आपका काइटिन का बना होता है, कैसे कोशिका भित्ति। नेक्स्ट बैक्टीरिया यानी जीवाणु जिसको कहते हैं प्लांट यानी सेल वॉल में पाया जाता है। पेप्टाइन आपका ग्लाइकोन और न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। नेक्स्ट कोशिका भित्ति के कार्य एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आज तक हम यहीं तक कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक आप सभी को कुछ नॉलेज प्राप्त हुआ होगा। कोई क्वेश्चन